हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड क्लासिक्स की न्यू एनसीईआरटी के थीम बी से टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी कोई चैप्टर शुरू हो रहा है न्यू एनसीईआरटी में, तो एक कोटेशन के साथ शुरू हो रहा है। तो उसी तरीके से उसी सिलसिले में इस चैप्टर में जो हमारा पहला कोटेशन है वो है E.H. कार का। तो उन्होंने बताया है कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं E.H. कार, ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है एक अनएंडिंग डायलॉग है। ये डायलॉग कभी ख़त्म नहीं होता प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक डायलॉग है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी चीज़ समय बीत गया है, जो हमारा समय पास्ट हो चुका है, यानी जो कल होगा, जो कल इवेंट होगा, वो भी किस में अकाउंट होगा, वो भी हमारी हिस्ट्री में ही काउंट होगा। वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। और जब भी हमको प्रेजेंट को समझना होगा, उसके बारे में जानना होगा, तो उस चीज़ को हम उसके पास्ट को पढ़ कर के ही पता लगा सकते हैं ना। अब इस ये जो इमेज दिख रही है वो नेशनल म्यूज़ियम की है। ठीक है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ दिल्ली है। और इन सभी म्यूज़ियम में ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, पास्ट के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे स्टैचू हो गए, कॉइन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए। ठीक है, जो हमको हिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, मतलब मेजर क्वेश्चंस जिसको कि हम इस चैप्टर में डील करेंगे। हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम? हम हिस्टोरिकल टाइम का मेज़रमेंट कैसे लगाएंगे? ठीक है, जो पुराने समय में हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं उसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री? हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और कौन कौन से जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हम देखेंगे। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव? जो पुराने समय के ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे रहा करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो, हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, इस सेक्शन का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको कि हम पढ़ने जा रहे हैं। What is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old you were at that time? Those memories together are a part of your past, maybe going 5 or 6 years back. ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो ये मेमोरीज़ है जो आप रिकलेक्ट कर पाते हो, वो जो मेमोरीज़ हैं वो पिछले जितने भी आप ओल्ड हो, पिछले टाइम को रिकलेक्ट करके ही आप वो मेमोरीज बता पाते हो। राइट। अगर मान लो कि आप 12 ईयर्स ओल्ड हो, तो टिल 5 ईयर्स ऑफ द एज ज़्यादातर हमको जानकारी नहीं होती है, चीज़ों को हम भूल ही जाते हैं, है ना। एक्सक्यूज मी। और इसी समय हम क्या करते हैं, इसके बाद कि हम मेमोरीज कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके चीज़ों को हम शेयर कर पाते हैं। इसके पहले की मेमोरी हमको याद नहीं होती है। ठीक है, तो ये सभी मेमोरीज हमारी क्या होती हैं, पास्ट की हैं। हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड? तुमको कैसे लगता है कि अगर हम पास्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में हेल्प करेगा? इन सब चीज़ों को हम डिस्कवर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या होता है ना। ये एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है। और ये जो हिस्ट्री टर्म होता है
ह्यूमन पास्ट का बेसिकली स्टडी होता है, चाहे वो पास्ट हमारा स्टोन एज का हो, एंशियंट एरा का हो, मेडिवल एरा का हो या फिर मॉडर्न एरा का हो, है ना। ये अलग अलग एज बनाए गए हैं ताकि हमको स्टडी करने में आसानी हो। You will discover in science that the earth has a very very long history of which we humans occupy only a tiny part। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि अर्थ की बहुत बड़ी हिस्ट्री है ना, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और हम ह्यूमंस जो हैं इसके बहुत छोटे पार्ट है जो कि बिल्कुल रिसेंट है। अब यहाँ पे देखो आपको इमेज दिख रही है ना, ये तो यहाँ पे ये देखो सबसे पहले अर्थ इवॉल्व हुआ, फिर फर्स्ट सेल बना, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया, फिर बैक्टीरिया बनी, फिर स्पॉन्जेस और फंगाई बने, फिर कोरल्स बने, है ना, फिर फिश जैसे वर्टिब्रेट्स बने, फिर इंसेक्ट्स बने, एम्फीबियंस बने, फिर शार्क आई, देन रेप्टाइल डायनासोर्स आए, फिर बर्ड्स मैमल्स आई, है ना, उसके बाद फ्लावर बीज आए, फ्लावर्स और बीज आए, फिर प्राइमेट्स, फायर, होमोसेपियंस और राइटिंग, है ना। इस तरीके से हमारा पूरा सिनेरियो चला। अब अगर आप देखोगे स्काई ब्लू वाले में तो ये बिलियन ईयर्स अगो के पहले का सिनेरियो है, जहाँ पर बैक्टीरिया तक आया है ना, ये बिलियन ईयर्स अगो का है। और ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है टिल फ्लावर्स एंड बीज, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो बिलियंस ईयर्स अगो के पहले का इंफॉर्मेशन है। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये अभी कुछ सालों का ही, कुछ साल पहले का ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आवर पास्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अर्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग ट्रेंड होते हैं जो कि अर्थ की हिस्ट्री या फिर सरफेस को देख कर के चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और कुछ लोग उसका पास्ट पढ़ते हैं। अब देखो जो स्टोन वगैरह जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इन टर्म्स को बहुत ध्यान से रखिए, देखिएगा। पैलेंटियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, ये सभी हिस्ट्री के स्टडी करने वाले लोग हैं। अब चलो हम देखते हैं जियोलॉजिस्ट के बारे में। स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सी, ओशन एंड अदर सच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर सच पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फिजिकल फीचर को बेसिकली देखते हैं, है ना। तो फिजिकल फीचर में हमारा सॉइल, स्टोन मतलब मिट्टी, पत्थर, हिल्स आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, समुद्र आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे। ये सभी जो स्टडी करते हैं, इन सभी फीचर्स का जो स्टडी करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद है पैलेंटियोलॉजिस्ट। पैलेंटियोलॉजिस्ट देख रहे हो यहाँ पे जो पत्थरों के बीच में बैठे हुए हैं, कार्व कर रहे हैं कुछ। स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल, ठीक है। तो पैलेंटियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, फॉसिल्स का स्टडी करते हैं ना। तो वही जो फॉसिल्स होते हैं ये प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस का रिमेन होता है ना। देखो साइड में ये टर्म दिया है, इम्प्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट और पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर्स ऑफ द सॉइल और रॉक, है ना। किसी जानवर का इम्प्रेशन या फिर उसका फुटप्रिंट या फिर एनिमल या प्लांट्स का पार्ट, ये सभी जो है प्रिजर्व होते हैं और सॉइल के लेयर्स में या फिर रॉक के लेयर्स में पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं फॉसिल। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम इमेज में देखते हैं, ये देखो सर्वे कर रहे हैं, है ना, उनको कहते हैं, उनको अभी हम देखते हैं। स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी और उनके कल्चर को पढ़ते हैं, है ना। ओल्डेस्ट टाइम से लेकर के अब तक के समय के बीच को उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद है आर्कियोलॉजिस्ट। Study the past by digging up remains that people, plants and animal left behind such as tools, pots, beads, figurines, toys, bones and teeth of the animals and humans, burnt grains, part of houses or bricks among others. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं पास्ट की स्टडी करते हैं, किस चीज़ का,
जो रिमेन्स होते हैं, है ना, बचे हुए अवशेष होते हैं, वो लोगों के अवशेष हो सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष हो सकते हैं, है ना। जैसे टूल्स हो गए, टूल्स कुछ लोगों के एंशिएंट टाइम के टूल्स हमको मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, बीड्स मिली हैं, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के बीड्स मिली हैं, फिगरिन मिले हैं, टॉयज़ मिले हैं, ये सभी या फिर बोन्स मिले हैं, टीथ्स मिली हैं एनिमल के और ह्यूमंस के, जले हुए ग्रेन्स मिले हैं, हाउसेस के ब्रिक्स मिले हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का जो स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो चलो अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ हैड इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। कोई भी सोसाइटी और जो कल्चर है उसका अपना खुद का तरीका होता है समय को मेज़र करने का। मेजर इवेंट, कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम डेट को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा, अभी भी नॉर्मली लोग कहते हैं कि कोरोना से पहले, कोरोना क्या था, एक लैंडमार्क बन गया था, है ना। तो इसीलिए हम एक लैंडमार्क, एक मेजर इवेंट को लेकर के चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डेट डिसाइड करते हैं। ओके, major events such as the birth of an important person or the start of a rural reign have often marked the beginning of a new era। तो किसी important person का birth हो, मतलब उनका जन्म हुआ, उस समय से एरा को मार्क कर लेते हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक राजा सिंहासन पे बैठा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट राजा जब सिंहासन पे बैठा होगा तो उसको भी हम मार्क कर लेते हैं न्यू एरा के लिए। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, है ना। अभी के समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो यूज़ किया जाता है। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, जेविश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स। और साथ ही के साथ केवल ग्रेगोरियन कैलेंडर ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, जैविस, चाइनीज़ कैलेंडर्स भी कैलकुलेट करते हैं डेट्स और फेस्टिवल को और किसी ऑस्पिशियस इवेंट को। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। द कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, इट हैज़ 12 मंथ्स एंड एडिंग अप टू 365 इन अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स। ग्रेगोरियन कैलेंडर ही वो कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं। इनमें 365 डेज होता है, लीप ईयर होता है, हर 4 साल पे लीप ईयर से मनाया जाता है। However, centuries year, for example, 1800, 1900, 2000 are leap years only if they are multiples of 400। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जो इवन नंबर्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 400 होंगे, तो वही हमारे क्या होंगे, लीप ईयर्स होंगे। So in the three centenaries years above only 2000 is a leap year। और इसीलिए इन सब में केवल 2000 ही ऐसा है जो लीप ईयर है। ठीक है, सो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to the starting point for this calendar. Years are counted forward from this point and used to be marked with AD। ठीक है, तो वेस्ट में अगर हम देखें तो जो कन्वेंशनल ईयर यानी जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को लेकर के फॉलो किया जाता है। और यहाँ से ईयर्स काउंटेड फॉरवर्ड होते हैं ना, इनके जन्म के बाद से फॉरवर्ड काउंट होती है एंड यूज्ड टू बी मार्क विद एडी। ठीक है, एडी का एब्रीविएशन जो होता है वो क्या होता है, आफ्टर डेथ। An abbreviation for a Latin phrase and refers to the years after Jesus' birth। However, this is now called the Common Era or CE, और इसलिए इसको Common Era भी कहते हैं। 1947, the year India gained independence, can be written as 1947 AD और 1947 CE। ठीक है, तो ये 1947 AD या फिर 1947 CE के नाम से भी जाना जा सकता है। Similarly, the year before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC। और उसी तरीके से अगर हम देखें
तो जो कन्वेंशनल डेट्स हैं जीसस के बर्थ से वो बैकवर्ड काउंट होंगी और इसलिए उनको बीसी कहा जाएगा। इनके जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो ईयर्स होंगे वो बैकवर्ड काउंट होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा, और इसलिए इनको हम बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, जिसका एब्रिवेशन है BCE। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो 560 BCE जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में हम चैप्टर 7 में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप इस इमेज में ध्यान से देखो। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये वाली जो इमेज है, इस इमेज में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस इमेज में ए मेन इवेंट बताया है 3 लाख ईयर्स अगो का। 3 लाख ईयर्स अगो BCE था, फिर 40,000 BCE था, और फिर 14,000 BCE था, जो आइस एज वाला समय है, जिसको कि हम BC के रूप में काउंट करते थे। इसको BCE के रूप में काउंट करके आपको दिखाया है। सच कैलकुलेशन आर सिंपल बट देयर इज अ कैच। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर ज़ीरो। ठीक है, कोई साल ऐसा नहीं था जो ज़ीरो हो। द ईयर 1 CE फॉलोज इमीडिएटली द ईयर 1 BCE। ठीक है, एक जो कॉमन एरा था उसके ठीक बाद 1 बिफोर कॉमन एरा हो गया। ड्रॉ अ सिंपल टाइमलाइन मार्किंग एवरी ईयर फ्रॉम 2 BCE to CE. You will see that because of the absence of year 0, only 3 have passed between those two dates. ठीक है ना, तो इसके इन दोनों डेट्स के बीच में केवल 3 पास हुआ है। ओके, अब देखो, इसको देखते हैं। इन द अबव केस 2 + 2 - 1 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम नंबर्स ऑफ ईयर को कैलकुलेट करके डेट को बता सकते हैं। Practice a few example with your classmate. For example, to return to the question about the Buddha, suppose we are now in the year 2024, then the Buddha was born 2583 years ago. मतलब बुद्धा के बर्थ डेट में 2024 को प्लस कर देंगे और उससे फिर -1 कर देंगे, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि बुद्धा कितने साल पहले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। इस इमेज में जैसा बताया गया है, और ये था 12,000 BCE। यहाँ पर आइस एज ख़त्म हो चुका था। फिर 8,000 पे फर्स्ट सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। 6,000 में पॉटरी टेक्नोलॉजी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया था। और 4,000 BCE की ही बात करें तो फर्स्ट सिटीज़ मेसोपोटामिया डेवलप हो गई थी और कॉपर का मेटलर्जी शुरू हो गया था। उसके बाद 4,000 BCE से 2,000 BCE के बीच में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ था। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। और नाउ 2000 BCE से 2000 CE के बीच में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, बुद्धा का बर्थ हुआ था और अशोका चक्र बनाया गया था। और नाउ वी आर हियर आफ्टर 2000 CE because we are in 2025. A timeline is a convenient tool to mark such event. तो कोई एक टाइमलाइन जो होता है convenient tool होता है इवेंट को मार्क करने के लिए, as it shows the sequence of dates and events. क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस और डेट्स और इवेंट के सीक्वेंस दिखाते हैं। It runs from the beginning of humanity to the present. It runs from the beginning of humanity to the present. यहाँ पे जो टाइमलाइन शुरू होता है ह्यूमैनिटी की शुरुआत से लेकर के अब तक की चीज़ों को दिखाता है। विथ अ फ्यू इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मेक्स अ स्किप्ड पीरियड, अदरवाइज दिस टाइमलाइन वुड हैव टू बी ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से कोई चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टाइमलाइन बन जाएगा। देखो, जैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो 560 BCE में हमारे गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, फिर जीसस का बर्थ हुआ था, फिर 2000 CE में हम आ गए और उसके आगे का अब फ्यूचर हो गया। अ टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन विच हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस। टाइमलाइन क्या है? ऑर्डर को दिखाता है जहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स होते रहते हैं। Even without looking at the date, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of the Jesus.
ठीक है ना। तो इस चीज़ को अगर हम टाइमलाइन नहीं भी देखते हैं, इस इमेज को देखते हैं या समय को देखते हैं, तो उसको देख करके हमको अंदाज़ा लग जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो जीसस क्राइस्ट से पहले आए हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे सेंचुरी, ये 100 ईयर का टर्म होता है। ठीक है, मिलेनियम ये 1000 ईयर का टर्म होता है। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इसको हम उस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विद फन। बाय फॉर नाउ।